अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। नॉवल जाने जागीर की एपिसोड 11 आपकी खिदमत में हाजिर है, जिसे लिखा है एंजल अरूज ने। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो आइए नॉवल की तरफ चलते हैं। रात के 8 बज रहे थे। एमल किचन में खड़ी रोटियां बना रही थी, जबकि दियार साहब लाउंज में बैठे कुछ हिसाब किताब में मसरूफ थे। जब दरवाजे की घंटी बजी, दयार साहब काम छोड़कर दरवाजा खोलने गए। अरे उमर, तुम आओ ना, दयार साहब ने अपने दोस्त के बेटे को देखते खुशामदीद कहा। वो कुछ दिन पहले ही एमल का निकाह तय कर चुके थे और साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि एमल की पढ़ाई मुकम्मल होने के बाद ही वो रुखसती करेंगे, जिस पर उनके दोस्त को कोई एतराज ना था। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप? उमर शाइस्तगी से पूछता अंदर आया। मैं ठीक हूँ बेटा, आओ। दयार साहब उसे लिए अंदर बढ़ गए। तुम बैठो, मैं जरा एमल को बताकर आऊं तुम आए हो। दयार साहब उसे बैठने का कहते जाने लगे, जब उसने रोक दिया। अंकल, पहले मुझे आपसे एक बात करनी थी। उमर कतरे हिचकिचाते हुए बोला। हाँ बोलो। वो पूरी तरह तवज्जो से उसकी जानिब मुतवज्जो हुए। अंकल, जुम्मे को हमारा निकाह है। मैं चाहता हूँ कि निकाह का सूट मैं खुद एमल को अपने साथ ले जाके दिलवाऊं। तो अगर आपकी इजाजत हो तो क्या मैं उसे ले जा सकता हूँ? उमर ने हाथ बांधे इंतहाई मुअद्दब अंदाज में इजाजत मांगी तो वो सोच में पड़ गए। देखो बेटा, तुम अपने हो, मगर पहले मैं एमल से पूछूंगा। अगर उसे कोई एतराज नहीं होगा तो मुझे भी कोई एतराज नहीं होगा। दयार साहब उसके कंधे पे हाथ रखते मुस्कुराते लहजे में बोले, तो वो भी मुस्कुराते हुए उनकी बात समझते हाँ में सर हिला गया। उसे बैठने का कहते दयार साहब किचन की जाने बढ़ गए। एमल रोटी बेलते साथ में तवे पे रखी रोटी देखते जा रही थी, जब उसे दयार साहब ने पुकारा। जी बाबा। वो मुसरूफ से अंदाज में रोटी सेकती एक नजर इन्हें देखते वापस नजरें रोटी की जानिब कर गई। उमर आया है, वो तुम्हें अपने साथ निकाह का जोड़ा दिलाने के लिए लेकर जाना चाहता है, दयार साहब रसान से बोले। फिर आपने क्या कहा? वो रोटी सेक के दूसरी रोटी तवे पे डालने लगी। मैंने सब कुछ आप पे छोड़ दिया है। अगर आप जाना चाहती हो तो बता दो, वरना मैं मना कर दूंगा। दयार साहब ने फैसला उस पर छोड़ दिया। चंद पल अपने काम में लगी सोचती रही। उसका दिल तो नहीं था जाने का, मगर वो बाबा के दोस्त का बेटा था। अगर वो साथ ना जाती तो बाबा के दोस्त क्या सोचेंगे कि हमें उनके बेटे पे भरोसा ही नहीं था। कभी मैं उसके साथ नहीं गई और यही सोचते उसने जाने की हामी भर ली। ठीक है बाबा, ये रोटियां बन गई हैं, बस 2 बची हैं, मैं ये बना लूं फिर चली जाती हूँ। वो बगैर इन्हें देखे अपने काम में लगी रही तो वो भी ठीक है कहते बाहर निकल गए। वो नहीं जानती थी कि उसने जाने के लिए हामी भर के कितनी बड़ी गलती कर दी है, मगर अब कुछ किया भी नहीं जा सकता था। गाड़ी में इस वक्त मुकम्मल खामोशी थी। वो उमर के साथ आ तो गई थी, मगर उसका दिल काफी अजीब हो रहा था। उमर हर 2 मिनट बाद उससे कुछ न कुछ बात करता, जिसका वो सिर्फ हाँ में जवाब देती बाहर देखने लग जाती। मॉल जाने वाले रास्ते की वजह गाड़ी किसी और ही रोड पर जाते देख एमल एकदम चौंकी। ये हम किस तरफ जा रहे हैं? वो डरे बगैर इधर उधर देखे पूछने लगी। जहां अब जंगल शुरू हो रहा था। बहुत जल्द पता चल जाएगा डियर, उमर सुकून से कहता। गाड़ी की स्पीड बढ़ा गया तो एमल को शिद्दत से बहुत कुछ गलत होने का एहसास हुआ। उमर, गाड़ी रोको, वो मजबूत लहजे में संजीदगी से बोली। अब तो ये गाड़ी अपनी मंजिल पे जाके ही रुकेगी। उमर के चेहरे पर पुरइसरार मुस्कुराहट फैली, जिससे पल भर में एमल को खतरे का एहसास हो गया। अगर तुमने गाड़ी नहीं रोकी तो मैं चलती गाड़ी से कूद जाऊंगी, एमल ने सख्ती से वार्न किया, मगर उमर बगैर उसकी बात का कोई असर लिए मुस्कुराते हुए ड्राइव करता रहा। एमल ने जल्दी से गाड़ी का दरवाजा खोलना चाहा, मगर उमर उसे लॉक कर चुका था। दरवाजे को ना खुलते देख एमल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, मगर उसे इस वक्त कमजोर नहीं पड़ना था। उसे अपनी हिफाजत खुद करनी थी। एमल ने जल्दी से आगे बढ़कर स्टीयरिंग को घुमाना शुरू कर दिया, जिससे गाड़ी डिसबैलेंस हुई। उमर ने फौरन ब्रेक मारी और एमल को एक झटके से अपनी जानिब खींचा। क्यों इतना फुड़फुड़ा रही हो? सुकून से बैठ नहीं सकती? क्यों चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ वो सब अभी करूं जो मैं कुछ देर बाद करने वाला था? कमीनगी से कही उमर की बात सुनते एमल को आग लगी। उसका दिल बड़ी शिद्दत से किया कि सामने बैठे शख्स का मुंह नोच ले, और वो ऐसा कर भी गुजरती अगर उसके हाथ उमर के हाथ में कैद ना होते। जलील इंसान, उसने अपना पूरा जोर लगा के उसके हाथ में कैद अपने हाथों को
उसके सीने पर रखते पीछे धक्का दिया, जिससे वो गाड़ी के दरवाजे के साथ जा लगा। बहुत हिम्मत है तुम में, अभी तुम्हारी सारी हिम्मत निकालता हूँ, वो गुस्से से कहता उसका बाजू सख्ती से दबोचते अपने करीब करने लगा। एमल हाथ पांव चलाती उससे खुद को छुड़वाने की कोशिश करने लगी और इसी खींचातानी में एमल की एक आसनीन बाजू से फट गई। उमर उसे खुद में भींचने की कोशिश कर रहा था जब एमल ने होश में काम लेते उसके पीछे मौजूद बटन दबाकर गाड़ी अनलॉक की। उसके बाजू पर जोर से नोचती एक हाथ बड़ी मुश्किल से उसके गले पे ले जाके उसके गले पे दबाव डालने लगी तो उमर ने उसका वो हाथ पकड़ते उसकी कमर से लगा दिया, जिससे एक तेज दर्द की लहर उसके बदन में उठी। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे, कैसे यहाँ से निकले, मगर उसे किसी भी तरह अपनी इज्जत बचानी थी। यहाँ से निकलना और उसके लिए उसे अपने दिमाग को हाजिर रखना था। उमर उसके चेहरे पर झुकने ही लगा था जब उसने पूरा जोर लगाते अपना सर उमर की नाक में मारा, जिससे उमर तड़प उठा। उमर एक झटके से उसे छोड़ता अपनी नाक पर हाथ रख गया जहां से अब खून निकल रहा था, और इस मौके का फायदा उठाते एमल तेजी से गाड़ी से उतरी और अंधाधुंध खाली सड़क पे भागने लगी। वो नहीं जानती थी कि वो सही भी जा रही है या नहीं, उसे तो बस किसी भी तरह अपनी इज्जत की हिफाजत करनी थी। तभी वो पीछे देखे बगैर बस भागे जा रही थी। भागते भागते वो काफी दूर निकल आई थी। जब थोड़ा सांस लेने के लिए रोड पर बैठ गई, उसे वहां बैठे थोड़ी ही देर हुई थी जब उसे पीछे से कोई रोशनी अपनी जानिब आती दिखाई दी। उसने जल्दी से पीछे मुड़ के देखा तो एक गाड़ी इसी तरफ आ रही थी, मगर वो उमर की गाड़ी नहीं थी। वो जल्दी से खड़ी हुई कि शायद उसे कोई लिफ्ट मिल जाए। इससे पहले वो गाड़ी को हाथ दे के रोकती, गाड़ी खुद ही बड़े आराम से उसके सामने रुकी। मैं इससे पहले वो कुछ भी कहती, गाड़ी का शीशा नीचे होते ही जो शख्स उसे अंदर बैठे दिखा था, जिस पर एक नफरत की तेज लहर उसके वजूद में दौड़ गई। मिस एमल, माय स्वीट कजन, तुम यहाँ सुनसान सड़क पे क्या कर रही हो? तुम जैसी इतनी समझदार लड़की को क्या ये पता नहीं है कि इतनी रात को इस तरह एक लड़की का खाली जगह पे खड़े रहना ठीक नहीं है? और मेरे चचा जान वो कितने गैर जिम्मेदार हैं जो जवान जहान लड़की को यूं वीरानियों में अकेला भेज दिया। जजलान खान तो मुस्कुराना अंदाज में कहते एमल को आग लगा गया। वो बगैर कुछ भी बोले आगे की जानिब बढ़ गई, जिसपे जजलान गहरा मुस्कुराते उसके पीछे गाड़ी चलाने लगा। गाड़ी में बैठो, मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें, जजलान काफ़ी दोस्ताना अंदाज में उसके साथ साथ गाड़ी चलाते बोला। तो एमल ने अपने कदमों में तेजी भर ली और फिर देखते ही देखते वो फिर से भागने लगी। अभी वो एक दरिंदे से बच के भाग रही थी तो वो कैसे दूसरे उसी के जैसे इंसान के साथ जा सकती थी? तुम्हारे बाबा को हार्ट अटैक आया है, वो अस्पताल में है, दूर से आती जजलान की बुलंद आवाज़ पे एमल के भागते कदमों को ब्रेक लगी। उसने बेयकीनी से पीछे मुड़ के देखा तो 2 मिनट से भी कम वक्त में गाड़ी फिर से उसके बराबर में आ खड़ी हुई थी। तो तुम झूठ बोल रहे हो? एमल को शक हुआ कि जैसे वो झूठ बोल रहा है। अभी 1 घंटे पहले तो वो इन्हें बिल्कुल ठीक छोड़ के आई थी, और अब ये जजलान क्या कह रहा था? फोन करके पूछ लो, वो लापरवाही से कंधे उचकाए सामने देखने लगा। एमल ने जल्दी से बैग में से फोन निकालने के लिए साइड पे हाथ मारा जहां उसने बैग टांग रखा था, मगर उसके पास तो बैग ही नहीं था। वो उमर की गाड़ी से इतनी हड़बड़ी में निकली थी कि अपना बैग भी लेना भूल गई थी। मुझे तुम्हारा फ़ोन चाहिए, बाबा को फ़ोन करना है, वो संजीदगी से बोली, मगर जजलान की नज़रें अपने कंधे पे जमे देखते जल्दी से दुपट्टा कंधों पे फैला गई। तुम्हारी तरह शहर में और भी बहुत से जानवर खुले फिर रहे हैं और ये इन्हीं में से एक का किया हुआ है। एमल उसकी मैनीखेज नज़रें खुद पर देखते नखवत से सर्द लहजे में बोली, जबकि जजलान ने उसकी बात का बुरा मनाए बगैर फ़ोन उसे थमा दिया। एमल ने तेज़ी से अपने बाबा को कॉल की, मगर उनका फ़ोन बंद जा रहा था। 1 बार, 2 बार, 3 बार, मगर सभी बार फ़ोन बंद जा रहा था। वो जजलान से कभी हेल्प नहीं ले सकती थी। उसे जजलान पे बिल्कुल भरोसा नहीं था, ना ही जजलान की बातों पर यकीन था। लेकिन अगर ये सब सच हुआ और वाकई उसके बाबा को हार्ट अटैक आया होगा तो बस यही सोच उसे बेबस कर रही थी। उसकी आंखों में आंसू देखते जसलान जेरे लब मुस्कुराता उसके हाथ से फ़ोन लेते किसी का नंबर डायल करने लगा। मुझे चाचू की बेटी मिल चुकी है बाबा,
मैं आप वीडियो कॉल कर रहा हूँ। वो क्या है ना कि चाचू की बेटी को मेरी बात पर यकीन नहीं आ रहा, तो आप उसे खुद दिखा दें चाचू की हालत। जजलान आंखों में ढेरों आंसू लिए खड़ी एमल को देखते बोला, तो दूसरी तरफ से ओके कहते वीडियो कॉल मिलाई गई। देखो, जजलान ने फ़ोन उसके सामने किया तो वहाँ उसके बाबा मशीनों में जकड़े बेसुध लेटे हुए थे। वो कुछ ही वक्त में कितने बीमार लगने लगे थे, कमज़ोर जिस्म, आंखों के नीचे हल्के। एमल को उनकी हालत देख के रोना तो बहुत आ रहा था, मगर वो इन लोगों के सामने खुद को कमज़ोर जाहिर नहीं करना चाहती थी, इसलिए अंदर ही अंदर आंसू उतारती रही। दयार साहब की हालत बहुत ख़राब है, डॉक्टर्स ने भी अभी ठीक से कोई जवाब नहीं दिया। बेहोशी की हालत में भी दयार सिर्फ तुम्हें याद कर रहा है। तुम जितनी जल्दी हो सके जसलान के साथ आ जाओ यहाँ। दूसरी तरफ से तुराब खान ने कहते फ़ोन काट दिया। चलो बैठो, हमें निकलना है जल्दी। जसलान गाड़ी स्टार्ट करते नॉर्मल से लहजे में बोला तो एमल तुज़बुज़ुब का शिकार हो गई। उसका दिल इस शख्स के साथ जाने के लिए बिल्कुल तैयार ना था जिससे वो बेइंतहा नफरत करती है, मगर दूसरी तरफ उसके बाबा जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे थे और इस सुनसान रास्ते पे कोई गाड़ी आ जा भी नहीं रही थी कि वो दूसरी गाड़ी से लिफ्ट ले लेती। मगर क्या भरोसा कि दूसरी गाड़ी में भी लोग ऐसे ही हों। बैठ भी जाओ अब, इससे हाथ मसलते देख, जसलान थोड़ा सख्त लहजे में बोला तो वो सर झटकती गाड़ी में बैठ गई। उसे इस वक्त सिर्फ अपने बाबा के पास पहुंचना था, कैसे भी करके। अस्पताल के बाहर गाड़ी रुकते ही एमल तेजी से गाड़ी से उतरती अंदर भागी थी। पीछे जजलान उसकी पुश्त को देखते पुर इसरार सा मुस्कुराया था। रिसेप्शन से पता पूछती वो आईसीयू में पहुंची तो उसके बाहर ही बेंच पे उसके ताया तुराब खान बैठे थे। बाबा कैसे हैं? वो बेचैनी से उनसे पूछने लगी। फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता, उसकी हालत संभलने के बजाय बिगड़ती जा रही है। वो बेहोशी में कई बार तुम्हें बुला चुका है, अभी डॉक्टर अंदर है, वो बाहर आते हैं तो फिर इनसे पूछ के तुम उससे मिल लेना। पुष्पाट अंदाज में बोले, ना ही उनके लहजे में दुख था, ना अफसोस, ना ही इन्हें उसके साथ कोई हमदर्दी हो रही थी। उन्हें अपने भाई के लिए तो दुख था, मगर उसके लिए नहीं, क्योंकि वो एक लड़की थी, एक बेटी जिससे वो नफरत करते थे। ये सब हुआ कैसे? वो दिल में उठते हौल को दबाते बोली। पता नहीं, हम तो बस तुम्हारे घर आए थे दयार को मनाने, मगर काफी देर बाद जब उसने दरवाजा नहीं खोला तो हमने दरवाजे के बराबर अंदर झांका तो दयार वहीं बेहोश पड़ा था। बहुत मुश्किलों से दरवाजा तोड़ के हम अंदर दाखिल हुए और दयार को यहाँ अस्पताल ले आए। यहाँ आके पता चला कि उसे हार्ट अटैक आया है और डॉक्टर ने उसके बचने के चांसेस कम बताए हैं। तुराब खान जैसे जैसे उसे बताते जा रहे थे, एमल को अपने दिमाग सुन होता महसूस हो रहा था। इस पूरी दुनिया में अगर उसका कोई रिश्ता था तो वो सिर्फ उसके बाबा थे। अगर उन्हें भी कुछ हो गया तो वो क्या करेगी? जजलान भी वहीं दीवार से टेक लगाए खड़ा उसके चेहरे के उतार चढ़ाव देख रहा था। उसकी आंखों से आंसू निकलने को बेताब थे, मगर वो खुद को मजबूत किए एक भी आंसू नहीं बहा रही थी। एमल कौन है? वो सदमे में खड़ी जमीन को घूर रही थी जब डॉक्टर आईसीयू से बाहर आते पूछने लगे, जी मैं हूँ। एमल फौरन उनकी जानिब धड़कते दिल से लपकी। देखें, पेशेंट को होश आ गया है और वो आपको बुला रहे हैं, मगर उनके पास वक्त बहुत कम है। उनका ब्लड प्रेशर हाई था और उन्होंने बगैर चेक किए गोली खा ली, जिसकी वजह से इनका बीपी काफी बढ़ गया और उनके दिमाग की रग भी फट चुकी है, जिसके साथ इन्हें हार्ट अटैक भी आया है। बहुत कोशिश के बाद हम उन्हें होश में ले तो आए हैं, मगर उनके पास वक्त बहुत ही कम है, किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। डॉक्टर प्रोफेशनल अंदाज में बताने लगा, जिस पर एमल के कब से रुके आंसू आखिरकार बह ही गए। उसके बाबा के पास वक्त कम है, वो उसे छोड़ के जाने वाले हैं, मगर ऐसा कैसे हुआ? वो तो ठीक छोड़ के गई थी इन्हें। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। आ जाए आप, इनसे मिलने। डॉक्टर एमल को अपने साथ अंदर ले गए, जबकि जजलान और तुराब खान वहीं बाहर बैठकर उनका इंतजार करने लगे। बाबा, उनकी हालत देखते वो तड़प कर रह गई। मशीनों में जकड़ा वजूद बिल्कुल साख्त था। एमल, मेरा बच्चा। उसकी पुकार पे दयार साहब ने बड़ी मुश्किल से आंखें खोली। बाबा, आपको ये क्या हो गया? आप तो ठीक थे ना?
پھر آپ یہ کیسے ہوا؟ ایمل کو سمجھ نہ آیا کہ وہ کیا کہے اور کیا پوچھے۔ تو تم ٹھیک ہو نا؟ وہ اٹک اٹک کر بمشکل بولے۔ جی بابا میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ میری فکر نہ کریں۔ ڈپ لگا ان کا ہاتھ محبت سے اور نرمی سے اپنے ہاتھ میں لیتے نم لہجے میں بولی، جب کہ آنسوؤں میں روانی آ گئی۔ عمر نے تمہارے ساتھ، وہ کہتے کہتے اذیت سے آنکھیں بند کر گئے، جبکہ ان کی بات سنتے ایمل چونکی تھی۔ آخر انہیں کیسے پتا چلا کہ عمر نے اس کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی ہے؟ نہیں بابا میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کی ایمل کی عزت بالکل ویسی ہی ہے جیسے گھر سے نکلنے سے پہلے تھی۔ اس نے انہیں مطمئن کرنا چاہا مگر شاید اب دیر ہو چکی تھی۔ ایمل میری ایک بات مانو گی؟ ریاض صاحب نے ہلکا سا اس کے ہاتھ پر دباؤ ڈالا۔ جی بابا آپ کہیں۔ وہ بری طرح سے ان کی جانب متوجہ ہوئی۔ ایمل بیٹا جزلان جیسا بھی ہے تو تم اس سے شادی کر لو۔ ان کی بات سنتے ایمل کو تو یقین ہی نہیں آیا۔ ابھی کچھ دن پہلے انہوں نے خود اس سے رشتے سے انکار کیا تھا اور اب وہ خود اسے اس وحشی بے حس انسان سے شادی کا کہہ رہے تھے۔ بابا وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑے انہیں دیکھنے لگی۔ وہ بیٹا وہ جیسا بھی ہے مگر وہ تمہارے تایا کا بیٹا ہے اور ہمارے خاندان میں طلاق نہیں دی جاتی۔ میں جانتا ہوں میرے پاس وہ وقت کم ہے، اس لیے میں اپنے جیتے جی تمہاری شادی کرنا چاہتا ہوں۔ بیٹا میں جانتا ہوں تم اس سے نفرت کرتی ہو مگر میرے جانے کے بعد تمہاری محفوظ پناہ گاہ وہ حویلی ہی ہے۔ جانے سے پہلے میں تمہیں ایک محفوظ چھت دینا چاہتا ہوں۔ وہ بولو بیٹا مانو گی نا میری بات؟ بہت ہی مشکل سے تیز ہوتی سانسوں کے درمیان اٹک اٹک کر التجائیہ لہجے میں بولے تو ایمل کچھ کہہ ہی نہ سکی، بس خاموشی سے سر جھکا گئی۔ اس وقت اپنے بابا کو انکار کرنا انہیں ایک اور دکھ دینے کے مترادف تھا۔ اس کے خاموش اقرار پر دیار صاحب نے تراب خان کو اندر بلایا اور اپنی آخری خواہش کا اظہار کیا۔ تراب خان تو چاہتے ہی یہی تھے اور اب ان کی آخری خواہش کا احترام کرتے 10 منٹ سے بھی کم وقت کے اندر اندر مولوی اور چند گواہ ہسپتال کے ICU میں موجود تھے۔ ICU میں کسی کو جانے کی اجازت تو نہیں ہوتی مگر تراب خان نے اچھے خاصے پیسے دے کر یہ اجازت بھی لے لی تھی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ایمل اس شخص کے نکاح میں آ گئی جس کی وہ شکل دیکھنے تک کی روادار نہ تھی۔ اس شخص کے نکاح میں آ گئی تھی جس سے وہ سب سے زیادہ نفرت کرتی تھی۔ جزلان نکاح کے بعد مولوی صاحب کو باہر چھوڑ کر جزلان اندر آیا تو دیار صاحب نے نکاحت سے اسے پکارا۔ جی وہ مسکرایا، نہ جانے اس کے چہرے پر مسکراہٹ کس وجہ سے تھی۔ ایمل سے نکاح کر کے اس کا غرور توڑنے کی یا اپنے چاچا کی محبت میں تھی، یہ تو صرف وہی جانتا تھا۔ بیٹا انہوں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے تو ایمل نے اذیت سے اپنے بابا کو دیکھا۔ میری بیٹی کا خیال رکھنا یہ ایک مرتے ہوئے باپ کی التجا ہے۔ اس سے پہلے وہ اپنی بات مکمل کرتے ان کے ہاتھ ایک طرف کو گر گئے، گردن ایک طرف دھڑک گئی، آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں مگر ان کے چہرے پہ سکون تھا، جیسے وہ اسی چیز کا انتظار کر رہے تھے کہ وہ اپنی بیٹی کو کسی مضبوط ہاتھوں میں سونپے اور سکون سے مر سکیں بغیر کسی فکر پریشانی کے۔ اور یہی ہوا تھا۔ بابا ایمل نے بے چینی سے دیار صاحب کو پکارا جبکہ جزلان فوراً باہر ڈاکٹر کو لینے بھاگا تھا۔ بابا ایمل انہیں ہلاتے چیخی جبکہ تراب خان ان کے دوسری جانب پریشان کھڑے انہیں دیکھ رہے تھے۔ ڈاکٹر بھاگتے ہوئے اندر آیا، اس نے ان کے ہاتھ کی نس چیک کی، ناک کے نیچے ہاتھ رکھ کر چیک کیا، باری باری آنکھیں کھول کر ٹارچ ماری اور پھر دھیرے سے آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے انہیں بند کر دیا۔ ایمل نے ہراساں نظروں سے ڈاکٹر اور پھر اپنے بابا کو دیکھا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ ڈاکٹر کیا بولے گا مگر اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ کچھ بھی سن پاتی۔ سوری ہی از نو مور، ڈاکٹر دھیرے سے کہتے باہر نکل گیا جبکہ پیچھے اب ICU میں ایمل کی سسکیاں گونج رہی تھیں۔ تراب خان نے اپنی نم آنکھوں کے کنارے صاف کیے جبکہ جزلان سنجیدگی سے کھڑا بے تاثر چہرہ لیے۔ بابا آپ مجھے اس بے رحم دنیا کے رحم و کرم پر چھوڑ کے نہیں جا سکتے۔ وہ روتی سے سکتی بار بار اپنے بابا کا ہاتھ تھامے اس پہ سر ٹکائے ہوئے ان کا ہاتھ چوم رہی تھی مگر کچھ دیر میں اس کے جسم میں حرکت ختم ہو گئی، اس کے رونے سسکنے کی آواز بند ہو گئی۔ ایمل اس کے خاموش ہونے پہ جزلان نے اسے پکارا مگر وہ نہ ہلی۔ جزلان ایمل کو حویلی لے جاؤ، میں میت کو سرد خانے میں رکھوا کے آتا ہوں
اور سب کو اطلاع دے دو کہ کل ظہر میں میت اٹھے گی۔ تراب خان دکھ سے جزلان سے بولے، ایمل چلو حویلی۔ جزلان نے اسے دھیرے سے ہلایا مگر وہ پھر بھی نہ اٹھی۔ ایمل، جزلان نے پریشانی سے اسے خود اٹھا کر سیدھا کیا مگر وہ ہوش میں ہوتی تو اسے کوئی اثر پڑتا نہ، وہ تو کب کی بے ہوش ہو چکی تھی۔ بابا یہ بے ہوش ہو گئی ہے، جزلان نے عام سے لہجے میں کہا۔ تم اسے گھر لے جاؤ، میں باقی یہاں کے انتظام دیکھتا ہوں۔ تراب خان کہتے باہر نکل گئے تو جزلان بھی بغیر کسی کی پرواہ کیے اسے اپنی گود میں اٹھائے ICU سے نکل گیا۔ وہ لوگ جوہر مال آئے ہوئے تھے جو دنیا کا چھوٹا بڑا مال تھا۔ رائد آئلہ کی وہاں سے بہت کچھ دلانا چاہتا تھا مگر وہ ہر چیز پر انکار کر دیتی کہ اس کے پاس سب کچھ ہے، اسے کچھ نہیں چاہیے، مگر رائد نے بھی پھر بھی ضد کر کے اسے بہت کچھ دلا دیا تھا۔ اب بھی وہ اسے ایک جویلری شاپ میں لے کر داخل ہوا۔ تمہیں جو پسند آ رہا ہے لے لو، رائد سکون سے کہتا اس کے ساتھ آگے بڑھنے لگا جبکہ آئلہ بہت غور سے ایک ایک چیز دیکھ رہی تھی۔ آخرکار اس کی نظر ایک بہت ہی نفیس سے بریسلیٹ پر پڑی جو پوری طرح سے ڈائمنڈ سے کور تھا اور اس کے بیچ میں تھوڑے بڑے ہارٹ شیپ کے ڈائمنڈز لگے ہوئے تھے۔ یہ کیسا ہے؟ اس نے شیشے کے پار لگا بریسلیٹ رائد کو دکھایا۔ بہت اچھا ہے اور تمہارے ہاتھ پر تو اور بھی اچھا لگے گا، رائد نے تعریف کی۔ یہ ہم اپنے لیے نہیں لے رہے، یہ ہم نے نوال کے لیے پسند کیا ہے، وہ دھیرے سے مسکرا کر بولی تو ایک دم رائد کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہوتے ہوئے سنجیدگی آ گئی۔ کیا ہم لے لیں اس کے لیے؟ اس کے چہرے کے سپاٹ تاثرات دیکھتے آئلہ نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ ویسے تو لینے کی ضرورت نہیں ہے مگر پھر بھی اگر تم لینا چاہتی ہو تو میں تمہیں منع نہیں کروں گا، رائد نے انکار نہیں کیا تھا جس پہ وہ خوش ہو گئی تھی۔ اچھا سنیں، آپ کی ماما کے لیے بھی کچھ لے لوں؟ اسے کاؤنٹر کی طرف بل کے لیے بڑھتے دیکھ وہ آپ پر زور دیتی پھر سے پوچھنے لگی۔ مرضی ہے تمہاری، وہ بغیر کوئی تاثرات دیے نارمل سے لہجے میں کہتا کاؤنٹر کی جانب بڑھ گیا جس پر آئلہ مسکراتی ہوئی نور بیگم کے لیے بھی کچھ دیکھنے لگی۔ پہلے رائد ان سے کوئی بھی بات چیت کرنے سے سختی سے منع کر دیتا تھا مگر اب ان کے لیے کچھ خریدنے پہ رائد نے کچھ نہیں کہا تھا، سب کچھ بس اس کی مرضی پر چھوڑ دیا تھا۔ اور رائد کا یہ بدلا سا انداز اسے بہت اچھا لگا تھا۔ اسے امید تھی کہ جلد ہی رائد کا رویہ ماما نوال اور جزلان بھائی کے ساتھ ٹھیک ہو جائے گا مگر تراب خان وہ ان کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتی تھی۔ جزلان کیا ہوا ہے؟ ایمل کو گود میں اٹھائے ہال میں داخل ہوتے دیکھ نور بیگم جو وہاں رات کے کھانے کے بعد نوال کے ساتھ بیٹھی چائے پی رہی تھی فوراً پریشانی سے کھڑی ہوئی۔ ان کے ساتھ نوال بھی فوراً کھڑی ہوئی۔ چاچو کا انتقال ہو گیا ہے اور یہ صدمہ ایمل برداشت نہیں کر سکی اور بے ہوش ہو گئی۔ وہ سکون سے انہیں جواب دیتے ایمل کو اپنے کمرے کی جانب لے کر بڑھ گیا۔ اسے وہاں کہاں لے کر جا رہے ہو جزلان؟ اسے میرے کمرے میں لٹا دو۔ جزلان کو اسے اپنے کمرے میں لے جاتے دیکھ وہ اضطراب سے بولی، میری بیوی میرے کمرے میں ہی رہے گی نا؟ اب آپ کے کمرے میں تو رہنے سے رہی، جزلان بےساریت سے جواب دیتا کمرے کا دروازہ کھولتے اندر گھس گیا۔ پیچھے وہ دونوں ماں بیٹی شاک رہ گئیں۔ ماں، کیا بھائی نے ایمل سے زبردستی شادی کی ہے؟ اور کیا اسی وجہ سے چاچو؟ نوال اپنے پاس سے اندازے لگاتی کہتے کہتے رکی۔ نہیں، جہاں تک میں جزلان کو جانتی ہوں وہ کبھی بھی کسی بھی کام میں زبردستی نہیں کرتا، کچھ اور ہی وجہ ہوگی، نور بیگم پریشانی سے کہتے واپس بیٹھ گئیں تو نوال بھی کندھے اچکاتی ان کے ساتھ ہی بیٹھی۔ کمرے میں لانے کے بعد جزلان نے بہت ہی دھیرے سے اسے بیڈ پر لٹایا، پھر اتنی ہی نرمی سے اس کے گلے سے دوپٹہ نکالتے سائڈ پر رکھا۔ اس کے چہرے پر اب بھی آنسوؤں کے نشان واضح تھے۔ اس کے چہرے کو تکتے جزلان کے لبوں پر مسکراہٹ پھر گئی، عجیب سی مسکراہٹ، فاتحانہ مسکراہٹ۔ ایمل بی بی، تم نے مجھے ساری دنیا کے سامنے ذلیل کروانے کا پروگرام بنایا تھا، مجھے بد کردار کہا تھا نا؟ اب دیکھو تم خود اس بد کردار کی بیوی بن کے اس کے کمرے میں اس کے بستر پر لیٹی ہو۔ دنیا کی اگر کسی چیز سے جزلان خان کو سکون ملا ہے تو وہ ایمل خان کا غرور ٹوٹتے دیکھ ملا ہے۔ اس کے چہرے پر ایک مطمئن سی مسکراہٹ تھی، آخر ہوتی بھی کیوں نہ۔ وہ لڑکی جس نے اسے ٹھکرایا تھا آج کتنی بے بس ہو کر اس کے ہی نگاہ میں تھی۔ جزلان کافی دیر تک اس کے چہرے کو تکتا رہا اور پھر اٹھ کے واش روم میں گھس گیا۔
आज तो बहुत ही थक गए हम, इतना बड़ा मॉल और ऊपर से आपने भी हमें पूरा मॉल दिखाने की ठान ली थी। वो घर आते ही बैग सोफे पर रखती, अपना हिजाब खोलकर बुर्का उतारती राइद से बोली, मगर उसे कोई भी जवाब ना देते देख उसने पीछे मुड़कर देखा तो राइद दोनों हाथ सीने पर बांधे खड़ा फुर्सत से उसे देखने में मसरूफ था। क्या हुआ, आप हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं? क्या कभी हसीन लड़की नहीं देखी? आयला उसे महवियत से खुद को तकते देख शरारत से बोली तो रायत गहरी मुस्कुराहट के साथ उसकी जानिब कदम बढ़ा गया। हसीन तो बहुत देखी हैं, मगर तुम पे दुनिया का सारा हुस्न आके खत्म होता है। वो दोनों हाथ उसकी कमर के गिर्द लपेटते उसे एक झटके से अपने करीब कर गया तो आयला एकदम सिटपटाती। हमें नींद आ रही है, उसकी आंखों में खुमार देख वो मासूम सी शक्ल बनाए मिनमिनाई, जाना मैं तुम्हें यहाँ नींदें पूरी करने नहीं लाया, तुम्हारी नींदें उड़ाने आया हूँ। उसके गाल पे शिद्दत से लब रखे तो वो आंखें मीचती उसकी कमीज के कॉलर को मुट्ठियों में जकड़ गई। राइद ने पीछे होते उसके सफेद रंग को पल में सुर्खी छलकाते देखा था। वो आसूदा मुस्कुराहट के साथ पीछे सोफे पे रखे बैग्स में से अपना मतलूबा बैग तलाश करने लगा। क्या ढूंढ रहे हैं? आयला ने धीरे से आंखें खोल के उसकी जानिब देखा, मगर उसकी नजरें पीछे सोफे पे थीं। वो ब्लैक बैग उठाओ, राइद को अपना मतलूबा बैग मिलते ही उसकी जानिब इशारा करते कहा, मगर उसने छोड़ा अब तक नहीं था आयला को। आप छोड़ेंगे तो उठाएंगे ना? वो मुंह बना के बोली। ऐसे ही हाथ बढ़ा के उठा लो, कौन सा दूर रखा है? राइद अपना हिसार थोड़ा खुला करते बोला तो आयला ने पीछे होते हाथ करते थोड़ा पीछे को वो बैग उठाया। ये हमने कब लिया? आयला बैग में मौजूद सुर्ख कपड़े को देखते इस्तफसार करने लगी और साथ साथ अपने दिमाग पर जोर डालते याद करने की कोशिश करने लगी कि ये उसने कब खरीदा था। ये तुमने नहीं, मैंने लिया है। राइद मोहब्बत से उसको देखने लगा। आपने? मगर किसके लिए? आयला के मुंह से बेसाख्ता निकला, लेकिन फिर समझ आने पे वो क्या पूछ गई है लब दांतों में दबा गई। जाना, तुम्हारे सिवा मेरी जिंदगी में कोई दूसरी है नहीं और ये मैं पहन नहीं सकता, तो जाहिर तुम्हारे लिए ही लिया होगा ना। एक हाथ से उसके दांतों से लब आजाद करवाते इन्हें नरमी से सहलाने लगा तो आयला की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट फैली। निकाल के देखो क्या है ये। राइद आंखों से बैग की जानिब इशारा करते अपना हाथ पीछे कर गया तो आयला ने जल्दी से बैग के अंदर मौजूद वो सुर्ख लिबास निकाला, मगर जैसे ही उसने उसे ठीक से खोला तो वो बहुत ही खूबसूरत सिल्क की साड़ी थी जिसके पल्लू पे कढ़ाई की हुई थी। उसने ब्लाउज निकाला जिसकी आस्तीन फुल थी, मगर पीछे का गला काफी गहरा था जिसके साथ डोरियां भी बंधी हुई थी। ये तो बहुत प्यारी है। साड़ी देखते आयला की आंखें खुशी से चमकी। जाओ पहन के आओ, मदहोश लहजे में कहता बड़ी बेबाकी से उसके लबों को चूमता पीछे हुआ। अब अभी उसकी बोलती नजरों से घबराती उसकी आवाज हलक में अटकी। मैं इंतजार कर रहा हूँ। वो अस्पात में सर हिलाता सुकून से कहता सोफे पे रखे बैग एक तरफ करते जगह बना के बैठ गया तो आयला हिचकिचाते हुए कमरे की जानिब बढ़ गई। राइद सोफे की पुश्त से टेक लगाए आंखें मूंद गया, मगर उसके चेहरे पे बहुत ही दिलकश मुस्कुराहट थी, खुशी से भरपूर चमकता हुआ चेहरा। वो आंखें बंद किए बैठा टांग पे टांग चढ़ाए एक पांव मुसलसल हिला रहा था जो उसकी बेचैनी का पता दे रही थी। वो जल्दी से आयला को इस लाल साड़ी में देखना चाहता था। वो उसका इंतजार ही कर रहा था जब उसका फोन बजा। उसने फोन निकाल कर देखा तो पाकिस्तान से उसकी सेक्रेटरी की कॉल आ रही थी। उसने फौरन कॉल रिसीव करते फोन कान से लगाया। वो कह के आया था कि उसे बहुत जरूरी काम के अलावा फोन ना किया जाए और अब अहमद की कॉल आना मतलब जरूर कोई अहम काम होगा। सर, आपके चाचू का इंतकाल हो गया है। इससे पहले वो कुछ पूछता फौरन कॉल रिसीव होते ही उसके सेक्रेटरी ने उसे इत्तला दी थी। राइद जो आराम से बैठा था उसकी बात सुनते एक झटके से खड़ा हुआ। क्या? ये कैसे और कब हुआ? उसने परेशानी से माथा मसला। दिमाग की रग फट गई थी और हार्ट अटैक भी हुआ था। उनकी नमाज जनाजा कल ज़ोहर में रखी गई है। सेक्रेटरी ने उसे तफसील से आगाह किया। उसने फौरन अपनी घड़ी पे टाइम देखा जो रात के 10 बजा रही थी। अगर उसे अभी पाकिस्तान के लिए टिकट्स मिल जाते तो वो यकीनन ज़ोहर से पहले पाकिस्तान पहुंच सकता था। अहमद, अभी और इसी वक्त 2 टिकट्स पाकिस्तान की करवाओ फौरन, उसने सख्ती से हुक्म दिया। उसे बहुत अफसोस हुआ था। सब
और सबसे ज्यादा फिक्र तो उसे एमल की हो रही थी, उसके चचा की इकलौती बेटी जिससे वो आज तक मिला भी नहीं था, मगर उसने एमल की तस्वीर देख रखी थी और उसके भी चाचू अक्सर उसका जिक्र किया करते थे। उसके चाचू उसके लिए बहुत अहम थे। बचपन में भी उसकी दयार साहब से बहुत दोस्ती थी, मगर फिर हवेली छोड़ के चले जाने पर दादा ने इन्हें निकाल दिया और फिर जब वो एक कामयाब बिजनेसमैन बन गया तो उसने फिर से उनकी तलाश शुरू कर दी, जिसमें वो कामयाब भी हुआ था। मगर अब वो इस दुनिया में नहीं थे और राइट उनकी आखिरी रसूमात खुद अदा करना चाहता था, इसलिए वो बेचैन हो गया था जल्दी पाकिस्तान पहुंचने के लिए। और एमल वो तो वहां अकेली थी। उसके चाचू ने बताया था कि तुराब खान जजलान का रिश्ता एमल के लिए लाए थे, मगर इन्होंने इनकार कर दिया, जिस पर राइट को भी बहुत खुशी हुई थी। वो जजलान की हरकतों से अच्छे से वाकिफ था, इसलिए वो भी नहीं चाहता था कि जजलान की शादी कभी भी एमल जैसी अच्छी और सुलझी हुई लड़की से हो। मगर अब तो उसके पास चाचू भी नहीं थे और उसे यकीन था कि तुराब खान उसे हवेली ले आए होंगे जजलान के कहने पे। बस उसे इसी बात की टेंशन हो रही थी कि जजलान कहीं उसके साथ कुछ गलत ना कर दे, और इसी वजह से वो जितना जल्दी हो सके वापस जाना चाहता था। सर, मैं बुक करवा चुका हूँ, रात 12:30 की फ्लाइट है आप लोगों की, अहमद ने जल्दी से बताया। ठीक है। और हाँ अहमद, अगर मुझे पहुंचने में देर हो भी जाए तो जब तक मैं ना आ जाऊं जनाजा नहीं उठने देना, समझ गए? जी सर, उसने अदब से कहा। तो राइट फोन बंद करता कमरे की जाने बढ़ गया ताकि आयला को बता सके कि वो पाकिस्तान वापस जा रहे हैं। आयला, वो सीधा दरवाजा खोलते कमरे में दाखिल हुआ तो ड्रेसिंग के सामने खड़ी आयला साड़ी बांधने की कोशिश कर रही थी। उसे आते देख जल्दी से उल्टी सीधी साड़ी अपने गिर्द लपेट गई। तुम चेंज करके पैकिंग कर लो, 2.5 घंटे बाद हमारी फ्लाइट है, हम पाकिस्तान वापस जा रहे हैं, राइट उससे कहते अलमारी से पासपोर्ट निकालने लगा। मगर इस तरह अचानक? आयला हैरान हुई। हाँ, मेरे चाचू का इंतकाल हो गया है, इसलिए हमें फौरन वापस जाना है, राइट मसरूफ अंदाज में बोला। तो एक बार फिर आयला चौंकी। चाचू? उसकी उलझी हुई आवाज आई। जाना, जल्दी से तैयारी करो, चाचू के बारे में मैं तुम्हें जहाज में बता दूंगा, राइट उसको एक नजर देख के बोला। तो वो जल्दी से अस्बात में सर हिलाती वॉशरूम में घुस गई। ना जाने उसकी फैमिली में कितने राज थे जो खत्म ही नहीं होके दे रहे थे। ना जाने रात के कौन से पहर एमल को होश आया। उसे शदीद ठंड लग रही थी। कमरे में चलते एसी की ठंडक से कमरा अच्छा खासा ठंडा हो रहा था और वो बगैर कंबल के थी। उसने मुंदी मुंदी आंखें खोल के देखा, मगर खुद को एक अनजान जगह पे पाके वो एकदम उठ बैठी। उसने नजरें घुमा के देखा तो एक वजूद शर्टलेस उसके साथ लेटा हुआ था। नाइट्स बल्ब की हल्की नीली रोशनी में उस शख्स का चेहरा साफ वाज़े नजर नहीं आ रहा था। एमल ने थोड़ा उसकी जानिब झुक के गौर से उसका चेहरा देखने की कोशिश की और जैसे ही उस शख्स का चेहरा उसे ठीक से नजर आया वो एक झटका खा के बेड से उतरी। वो यहाँ कैसे आई ये समझने में उसे ज्यादा वक्त नहीं लगा, और फिर जैसे ही उसे महसूस हुआ कि उसका दुपट्टा उसके वजूद पे नहीं है, उसने फौरन घबरा के जल्दी से बेड पे ही दुपट्टा तलाश करने की कोशिश की, जिसमें उसे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी क्योंकि उसका दुपट्टा उसके तकिए के बराबर में ही रखा था। एकदम उसका जहन अपने बाबा की तरफ गया, जिससे दिल में ढेरों दर्द उठा। उसके बाबा उसे छोड़ के चले गए थे। उसे अभी तक यकीन नहीं आ रहा था। कल तक तो सब ठीक था, वो लोग सुकून से जिंदगी बसर कर रहे थे, और आज उसकी जिंदगी में इतना बड़ा तूफान आ गया था। उसकी जिंदगी बिल्कुल बदल गई थी। उसके बाबा चले गए, उसका निकाह एक ऐसे शख्स से हो गया जिसका नाम सुना भी उसे पसंद नहीं था, और आज वो उसी शख्स के नाम हो चुकी थी। उसे अपनी किस्मत पर रोना आ रहा था। उसकी किस्मत ने ऐसा पलटा खाया था जिसके बारे में उसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। उसकी आंखों से आंसू बहते नीचे जमीन पे गिर रहे थे। उसे घुटन हो रही थी इस कमरे में इस शख्स की मौजूदगी से। वो जल्दी से तकिए की साइड पर रखा, दुपट्टा उठाती चप्पल पहनने बगैर आवाज पैदा किए कमरे से निकल गई। हवेली में चारों तरफ सन्नाटा था। उसे नहीं पता था कि उसे कहाँ जाना है, कौन कौन रहता है यहाँ, कौन सा किसका कमरा है। एक अनजान जगह, अनजान लोग। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरफ जाए। वो छत पे जाने के गर्ज से सीढ़ियां चढ़ने लगी, मगर ऊपर भी जैसे एक भूल भुलैया थी।
इतने रास्ते वो जाए तो कहाँ, मगर फिर उसकी नजर एक बंद दरवाजे के नीचे से आती हुई लाइट पे गई। न जाने वो किसका कमरा था। उसने धीरे से हैंडल पे हाथ रखते घुमाया, मगर कमरा अंदर से लॉक था। वो शशोपन में मुब्तला खड़ी सोचती रही कि दरवाजा बजाए या नहीं, मगर फिर कुछ सोचते उसने दरवाजे पर दस्तक दे दी। 5 सेकंड में ही दरवाजा खुल गया था। अरे भाभी, आप इस वक्त? दरवाजे पर एमल को खड़े देख नवाल ने हैरत से पूछा। तो तुम कौन हो? एमल ने आहिस्ता से सवाल किया। मैं नवाल हूँ, आपके ताया की बेटी और जजलान भाई की बहन। नवाल ने मुस्कुरा के अपना तारुफ करवाया। क्या मैं आज रात यहाँ तुम्हारे कमरे में रह सकती हूँ? एमल ने आजिजी से पूछा। हाँ, क्यों नहीं भाभी, आए ना अंदर। नवाल ने खुशी से उसे अंदर आने का रास्ता दिया। ना उसने कोई सवाल किया और ना ही इतनी रात में यहाँ आने की वजह पूछी, बस खुशी से उसे अंदर बुला लिया। एमल कमरे में दाखिल हुई तो नवाल का फोन बज गया। नवाल जल्दी से दरवाजा बंद करती, साइड कॉर्नर से फोन उठाती। हसाम की आती कॉल काट गई। वह हसाम से ही बात कर रही थी जब एमल ने दरवाजा बजाया था और नवाल ने उसे 2 मिनट बाद फोन करने का कहते कॉल काट दी थी। और जब 2 मिनट से ज्यादा टाइम हो गया तो अब वो फोन मिला रहा था। जल्दी से हसाम को मैसेज भेज दी। उसने एमल की जानिब देखा जो सोफे पे उसकी जानिब पुश्त किए सर हाथों में गिराए बैठी थी। शुक्र था वो इसकी तरफ मुतवज्जो नहीं थी और ना ही फोन कॉल के बारे में कोई सवाल किया था। भाभी क्या हुआ, आप ठीक तो है ना? हसाम को मैसेज भेज के फोन रखते नवाल उसके सामने खड़े होते फिक्रमंदी से पूछने लगी। तो एमल ने वैसे ही सर हाथों में गिराए हाँ में सर हिला दिया। मगर मुझे आप ठीक नहीं लग रही। नवाल ने उसके कंधे पे हाथ रखा तो एमल ने नम आंखों से अपने कंधे पे रखा उसका हाथ देखा और फिर उसके चेहरे को, जहां उसके लिए फिक्र वाज़े थी। भाभी, मैं आपकी तकलीफ समझ सकती हूँ। नवाल उसके साथ बैठते दुख भरे लहजे में बोली। तुम नहीं समझ सकती नवाल, मेरे बाबा मुझे इस बेरहम दुनिया में तन्हा छोड़कर चले गए हैं। मैं अकेली हो गई हूँ नवाल, बिल्कुल अकेली। एमल की आंख से आंसू लड़ियों की मानित तेजी से फिसल रहे थे। नवाल ने उसे अपने गले लगाया तो काफी वक्त बाद वो उसके गले लगते फूट फूट के रो दी। उसका रोना नवाल को तकलीफ दे रहा था। नवाल को उसकी तकलीफ अपनी तकलीफ लग रही थी। नवाल ने उसे खुद से लगाए रोने दिया और साथ उसके खुद भी बेआवाज रोती रही। भाभी, आपके बाबा तो आपको अभी छोड़ के गए हैं और मेरे बाबा मेरे सामने होने के बावजूद भी मेरे साथ नहीं थे। उन्होंने तो मुझे बचपन में ही छोड़ दिया था। बाप के जाने का दुख क्या होता है मैं समझ सकती हूँ। नवाल अफसरदगी से धीरे से बोली, मगर एमल होश में होती तो उसकी सुनती ना। इतने वक्त बाद किसी का कंधा मिलते ही वो तो बस रोए जा रही थी। बस रोए नहीं अब, वरना आपकी तबीयत फिर से खराब हो जाएगी। चले आए, बेड पर चले। नवाल पीछे होती अपने और उसके आंसू साफ करती उसे अपने साथ लिए बेड की जानिब बढ़ गई। आप बैठे, मैं आपके लिए खाना लाती हूँ। नवाल उसे ठीक से बैक क्राउन से टेक लगा के बिठाती बोली, नहीं मुझे कुछ नहीं खाना। एमल आंखें मूंद गई। मगर भाभी, आपने रात का खाना तो खाया ही नहीं है। मैं ले आती हूँ, थोड़ा सा खा लीजिएगा, नवाल ने प्यार से कहा। मगर एमल नफी में सर हिला गई। प्लीज जिद नहीं करो, मुझे भूख नहीं है, वो भीगी आवाज में बोली। तो नवाल ने भी ज्यादा फोर्स नहीं किया। अच्छा पानी पी ले, और अब इसके लिए मना नहीं करना। नवाल ने जग से पानी गिलास में भरते उसके लबों से लगाया तो वो गिलास थामती 2 घूंट भर के वापस गिलास उसकी जानिब बढ़ा गई। आप आराम से सो जाए और किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता दीजिएगा। नवाल उसके लेटने पे उसके ऊपर चादर डालती अपनी जगह पे आके लेट गई। बेड के दूसरी जानिब लेट के नवाल उसकी पुश्त को देखती उसका दर्द अपने अंदर महसूस कर रही थी, जिससे उसकी आंखें बार बार भीगे जा रही थी। जबकि दूसरी तरफ आंखें बंद किए एमल मुसलसल अपने आंसुओं से तकिया भिगो रही थी। आखिर उसका गम भी तो इतना बड़ा था जिस पर सब्र आने में भी वक्त लगना था।